आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको एक संस्था के बारे में बताऊंगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की है। इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल पर बात करूंगा। ये एक ट्रिब्यूनल हो गया, एक संस्था होगी। ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से अब महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इसमें इंडिया ने एंट्री कर ली है। पहले इस पर इतने क्वेश्चन आने के चांस नहीं थे, लेकिन अब आएंगे। तो इस कारण से ये बिल्कुल नया टॉपिक है, करंट से संबंधित है और इसमें मैं स्टैटिक जीके को साथ में लेके चलूंगा। क्लियर? आइए, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक संस्था है FATF। FATF पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब यह एक ऐसी फोर्स है जो कि फाइनेंशियल एक्शन लेगी। आप जानते हो एक मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना, ऐसे समझिए आप इसको। इसके अलावा आतंकवादियों को जो फंडिंग की जाती है उस पर नजर रखने से संबंधित यह ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वैश्विक संस्था है। आप पढ़ सकते हो, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है FATF। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस जो है पेरिस है। आप जानते हो पेरिस के संबंध में अभी यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि फ्रांस के शहर पेरिस से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये सीन नदी के किनारे है। कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, इस कारण से इसे रिपीट करना जरूरी होता है। इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है फैशन की नगरी। फैशन की नगरी, सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है इसे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप एक बार इन्हीं से काम चलाइए। इसके जो प्रेसिडेंट है एलिसा डे एंडा मेड्रेजो। पूछा जाए तो पूछा जाए, हालांकि चांस कम है, लेकिन ये संस्था चर्चा में है, इस कारण से आपको इसके चारों कोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल ये अभी बने हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार ये पद प्राप्त किया है। पहली बार ये पद प्राप्त किया है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये विवेक अग्रवाल। क्लियर होगी बात सारी? अब यदि इसके सदस्य देशों की बात करें तो 38 + 2 लिखा है, मतलब 40 है इसके, जिसमें 38 जो है वो है देश और 2 संस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन है, और दूसरा है GCC, याद आ रहा है? गल्फ कंट्रीज काउंसिल, खाड़ी परिषद। याद कीजिए, मैंने बताया था हार्मुज जल संधि बताई थी, उसमें मैंने खाड़ी देशों के बारे में आपको बताया था। खाड़ी देश कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था ईरान और इराक में कौन सा है कौन सा नहीं है। याद कीजिए, खाड़ी देशों के बारे में पूरी डिटेल दी थी, आपको पता होना चाहिए। खाड़ी देश कितने हैं? 6 खाड़ी देश है। कौन कौन से हैं पता होना चाहिए, थोड़े टाइम पहले ही बताया था। यहां आपको ध्यान रखना है, क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल सदस्य है, तभी तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो भारत 2010 में इसका सदस्य बना। तो जो टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और दोनों ही समस्याएं भारत के अंदर है, अन्य देशों में भी देखने को मिलती है। उससे निपटने से संबंधित जो
ये नज़र रखते हैं वो ये संस्था है, तो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर इसमें भारतीय भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शामिल हो गए तो फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? चलिए, दूसरी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक न्यायाधिकरण के बारे में है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण, ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। मतलब समुद्री कानून बनाते हैं, ऐसे समझिए, समुद्र से संबंधित है। अब समुद्र से संबंधित कानून बनाते हैं तो क्या काम करेंगे? विभिन्न देशों के मध्य जो समुद्री विवाद होते हैं उनका निपटारा, समुद्री विवादों का निपटारा करता है। अब समुद्र में क्या है? रिसोर्सेज है, तो उन संसाधनों का बंटवारा, तो एक समुद्री संसाधनों के बारे में। अब समुद्री संसाधन है तो उन संसाधनों को निकालने के लिए जो जतन किए जाते हैं उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो तीसरा, पर्यावरण सुरक्षा पर भी ये ध्यान देता है, इससे संबंधित भी कानून बनाता है। तो कई चीजें तो इनके नाम में ही होती है। इसी कारण से ऐसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि विभिन्न देशों के मध्य समुद्री विवादों के निपटारे और समुद्री संसाधनों के विभाजन के संबंध में कौन सी ट्रिब्यूनल काम करती है या कौन सी संस्था काम करती है। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है ITLOS। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? इसमें 21 देशों के द्वारा चुने गए जज होते हैं। मतलब जजों की संख्या कितनी होती है? जजों की संख्या जो होती है 21 जज होते हैं। इसका मतलब इसके सदस्य कितने हो गए? 21 देश हो गए, जिसमें भारत भी शामिल है। 21 देशों के द्वारा चुने हुए जज होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ध्यान रखना, भारत की तरफ से जो अब चुने गए हैं वो है बिमल एन पटेल। यही बता देता हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होगा, 2026 से 2035 तक आपके सामने है। इन्होंने नीरू चड्डा का स्थान लिया है, ध्यान रखना, ये नीरू चड्डा का स्थान लिया। तो बिमल एन पटेल जज चुने गए हैं जो कि समुद्री न्यायाधिकरण से इंटरनेशनल लेवल से है। समझ में आ गई बात सारी? इसको बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। अब हल्की सी बात इसके बैकग्राउंड के बारे में ध्यान रखना। ये जो ITLOS है, समुद्री न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। एक समझौता हुआ था, अनक्लोज समझौते के तहत। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अनक्लोज का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्र पर कानूनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र, मतलब बहुत सारे देशों को आपस में एकजुट करना, इसका मतलब ये होता है। तो इस समझौते के तहत हुआ था, लेकिन ये जो लागू हुई थी या जो प्रभावी हुई थी ये 1994 के अंदर हुई थी। 1994 के अंदर ये प्रभावी हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के रूप में आपको बता रहा हूं, ये है इसका हेड ऑफिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग, ज्यादातर तो क्या हम सुनते हैं, जिनेवा हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड, या पेरिस हेड ऑफिस सुन लेते हैं, इसी तरीके के हेड ऑफिस अपने सुनते हैं। लेकिन हैम्बर्ग आपने पहली बार सुना होगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के जो हेड ऑफिस होते हैं जो सामान्य स्थानों से अलग हटकर होते हैं, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो और अब तो पूछने के चांस भी ज्यादा हो गए क्योंकि भारत की तरफ से ये अपडेट आया है। तो हैम्बर्ग है। आइए, हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है। आइए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं अपने हैम्बर्ग के बारे में। एक तो ये जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये। पहला कौन सा है? पहला है बर्लिन। आप जानते हो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और इसका जो निक नेम है, एक तो इसको कहते हैं विश्व का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्रवेश द्वार।
इसको विश्व का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल लेवल पर ये जो हैम्बर्ग जाना जाता है, एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और यहां से आप देख लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ट्रेड से संबंधित हो गया। तो ट्रेड किससे होगा? अन्य देशों से होगा। तो विश्व का प्रवेश द्वार इस कारण से इसको कहते हैं। आपको जरूरत हो तो लिख देना, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक इसको कहते हैं उत्तर का वेनिस। उत्तर का वेनिस कहते हैं इसको। वेनिस आप जानते हो इटली का एक शहर है, उससे इसकी तुलना की गई है वेनिस। हालांकि इसको जो वेनिस कहा जाता है वो क्या है, इस पर नहरों का जाल पाया जाता है, नहरों का एक नेटवर्क है यहां पर। तो उस नहरों के नेटवर्क को देखते हुए इसको उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो हैम्बर्ग है ये। क्लियर? हाँ, एक चीज और स्टैटिक जीके के रूप में, यह एल्बे नदी के किनारे है। एल्बे नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना। एल्बे नदी। तो मैंने इसका 4 स्टैटिक पोर्शन बताया है। एक जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला बर्लिन, निकनेम के रूप में विश्व का प्रवेश द्वार, और उत्तर का वेनिस कहते हैं, और ये एल्बे नदी के किनारे हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। किस नदी के किनारे हैं? विश्व में कोई भी प्रसिद्ध शहर होगा ना, तो जो उससे संबंधित नदी होगी वो पूछा। जैसे अभी पेरिस किस नदी के किनारे, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन गया था। क्लियर? तो ये समुद्री कानून से संबंधित है। ये यहां आपको एक बात और बताना चाहूंगा। एक और होता है हमारे यहां, नोट डाल के लिख देना, अलग है थोड़ा सा। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होता है। कुछ चीजें हैं जो आप लिखते रहना, ठीक है ना, मैं बोलचाल में बता दूंगा आपको। एक तो ये यूएनओ का एक अंग होता है, यूएनओ का अंग होता है, ध्यान रखना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ये इसकी जो स्थापना हुई थी, देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 के अंदर, ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 1 वर्ष बाद हुई थी। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अप्रैल 1946 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा कोई विवाद हो गया तो वहां चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया। तो अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है ये। अब अभी जो पहले पढ़ा है आपने वो तो समुद्री विवादों का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, टोटल न्यायाधीश जो होते हैं ये 15 होते हैं, ध्यान रखना, 15। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये किस रूप में होते हैं। ये जो 15 होते हैं 1 + 1 + 13 इस रूप में होते हैं। 1 + 1 + 13। ये जो 1 होता है इसको तो हम कहते हैं अध्यक्ष। इसको, ये वाला जो 1 होता है वो होता है इसका उपाध्यक्ष, और ये होते हैं सदस्य। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 15 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 14 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 13 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 12 सदस्य। आया भाई, इसलिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। और यहां जो ये जज होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। जैसे अभी मैंने पहले कराया ना, समुद्री न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो है उससे संबंधित, उसमें भी कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो मेरे को थोड़ा ध्यान आ गया, तो वैल्यू एडेड के तौर पर आपको एक रिवीजन करा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, ये तो पूछा ही जाता है, इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये एम इंपोर्टेंट। कितने भी एम लगा दो कम है, इतना महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है। इसका हेड ऑफिस है हेग, नीदरलैंड। ये भूल के भी मत भूल जाना, हेग, नीदरलैंड इसका हेड ऑफिस है। तो ये 2 संस्थाओं के बारे में मैंने बताया है, जिसमें एक ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है,
जिनमें भारतीयों की नियुक्ति हुई है। एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है और एक नियुक्ति हुई है आपकी जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। इसके साथ साथ इसके आसपास का जो क्राइटेरिया है आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।